गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आदर्श बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर नंबर नया स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 5 कंपनी के लेखे। कंपनी अकाउंट यानी कंपनी के लेखे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब कंपनी के लेखे में इसमें क्या पढ़ेंगे, तो कंपनी के लेखे में एक विशेष टॉपिक है, इसके अंदर हम उसी पे इस पर चर्चा करेंगे। अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन। हम कंपनी के लेखे में क्या पढ़ेंगे, अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन यानी इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। ये हमारा इसका टॉपिक रहेगा, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। ये कंपनी के लेखे में हमने पढ़ना है। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 12 नंबर का चैप्टर है। आपकी बुक में जो अब 8 चैप्टर हैं उनमें अगर पूछा जाए सबसे मार्किंग के चैप्टर कौन है, तो उसमें से एक नाम आता है कंपनी के लेखे। 12 नंबर, अकेला 12 नंबर। ठीक है, तो उसके अंदर काफ़ी तो थ्योरी है, इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड प्रैक्टिकल है, और इसको जितना अच्छा आप समझोगे उतना ही आपको आगे भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यही चैप्टर है 40 नंबर, यहाँ 12 नंबर का, और वहाँ कितने नंबर का हो जाएगा, 40 नंबर का। इसका मतलब इसमें कुछ और चीज़ें जुड़ जाएगी, जुड़कर वो कितने का हो जाएगा, 40 का। लेकिन बेस तो यही रहेगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़े और समझे। कोई भी डाउट आए तो मेरे से पूछें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं टॉपिक्स लिखाते हुए उसके ऑरली मैं बोलता जाऊँगा, जिसको लिखना है वो लिखते राइट डाउन कर ले। अगर कहीं से भी उसको लिखते टाइम कहीं छूट हो जाती है, उससे छूट जाता है, तो वीडियो को वापस से बैक करके लिख लेना। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखो कंपनी का अर्थ। आज का टॉपिक है कंपनी का अर्थ। तो उसमें हम लिखेंगे कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व अदृश्य व्यक्ति होती है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व अदृश्य व्यक्ति होती है, जिसकी स्वयं की एक कार्य मुद्रा होती है, जिसकी स्वयं की एक कार्य मुद्रा होती है, जिसके तहत यह कार्य करती है, जिसके तहत यह कार्य करती है, तथा इसका अस्तित्व तथा इसका अस्तित्व इसके स्वामियों से तथा इसका अस्तित्व इसके स्वामियों से पृथक पृथक होता है, तथा इसका अस्तित्व इसके स्वामियों से पृथक पृथक होता है, पृथक पृथक होता है। वह इसका पंजीयन करवाना अनिवार्य है, वह इसका पंजीयन करवाना अनिवार्य है। ये कंपनी का अर्थ है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित। विधान का मतलब है जो हमारे नियम बनाए हुए हैं कानून के, सरकार द्वारा। हमारी जो सरकारें हैं वो नियम बनाती है संसदों में, तो उन नियम जो बनाए हुए हैं उन नियमों के द्वारा ये एक निर्मित एक व्यक्ति जैसी है। कौन से व्यक्ति जैसी है, कृत्रिम व्यक्ति जैसी है। इसका अस्तित्व इसके स्वामी से पृथक पृथक होता है। क्यों होता है, तो ये खुद भी एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ और एक दूसरा आदमी है, तो दोनों का अस्तित्व हमारा अलग अलग है। अगर मैं बदमाशी करता हूँ तो क्या मेरे घर वालों को सजा हो सकती है, क्योंकि मेरा अस्तित्व खुद का अलग है, सजा तो मुझको ही होगी। वैसे ही कंपनी और कंपनी के मालिकों का अस्तित्व अलग अलग है। कुछ गलत होता है तो वो कंपनी को ही हो सकती है, उसके अंशधारी का कुछ नहीं होगा। तो इसका अस्तित्व इसके स्वामी से क्या होता है, पृथक पृथक। ये काम किससे करती है, तो ये काम करती है अपनी कार्य मुद्रा से। कार्य मुद्रा का मतलब है मोहर से। कार्य मुद्रा का मतलब क्या है, मोहर से है, कि मोहर से काम करती है। जहाँ ये मोहर लगा देगी इसका मतलब वो काम किसने बोला है, कंपनी ने बोला है। ये है कंपनी का अर्थ। ठीक है, तो ऐसे कंपनी का क्या हुआ, अर्थ समाप्त। नेक्स्ट आता है कंपनी की परिभाषा।
कंपनी की परिभाषा। तो परिभाषा में लिख सकते हैं कंपनी अधिनियम 2013। याद रखना कंपनी के लिए अधिनियम बना हुआ है, कंपनी अधिनियम 2013, ये कंपनी के लिए अधिनियम बना हुआ है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220, 220 ऐसे लिखते हैं, 2 ब्रैकेट में 20, 220 के अनुसार, के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखना कंपनी से आश्चर्य, कंपनी से आश्चर्य इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत या पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से है, पंजीकृत कंपनी से है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ऐसी कैसी बात हमारी बुक में लिखी हुई कि परिभाषा में कोई चेंजमेंट नहीं होता, एज इट इज लिखना चाहिए। ठीक है, ये कंपनी की परिभाषा हो गई कि कंपनी की परिभाषा में क्या बोला है, धारा 220 के अनुसार कि इस एक्ट के अंतर्गत, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या इससे पहले कोई भी अधिनियम बना है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई कंपनी को ही क्या माना गया है, कंपनी। अन्य किसी भी चीज को कंपनी नहीं माना गया है। जैसे आप अपने मन से कंपनी बना लो, वो कंपनी नहीं है, वो फ्रॉड है। आपको कंपनी में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। किस अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 2013। अब तो ये है, या पहले वाली कंपनियां पहले वाले अधिनियम से रजिस्टर्ड हुई हुई है तो वो भी कंपनी कहलाएंगी, ठीक है ना, लेकिन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी के अर्थ परिभाषा के बाद पढ़ेंगे विशेषता। कंपनी की विशेषता, अब कंपनी की क्या क्या विशेष बात है, तो विशेषताओं में आपने जो अर्थ पढ़ा उससे विशेषता निकाल दीजिए। पहली विशेषता क्या है, कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति। नंबर 2, कंपनी की क्या होती है, सार्वभौम मुद्रा। इसका पंजीयन कराना क्या है, अनिवार्य। और इसका अस्तित्व इसके स्वामी से क्या होता है, पृथक पृथक अलग अलग होता है। ये तो 4 विशेषता निकल गई, अर्थ से निकल गई। फिर से बोल रहा हूँ, लिख लेना चाहे कि नंबर 1 अदृश्य व्यक्ति होती है और कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व अदृश्य व्यक्ति। नंबर 2 क्या होती है, सार्वभौम मुद्रा। नंबर 3 क्या होता है, इसका अस्तित्व स्वामी से पृथक पड़ता है। और नंबर 4 इसका पंजीयन कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट, कंपनी के विशेषता के बाद में हमारा टॉपिक आता है कंपनी के प्रकार। अब कंपनी के प्रकार क्या हैं, तो कंपनी कितने प्रकार की होती है, याद रखना कंपनी 3 प्रकार की होती है। लिख लेना जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ में। तो कंपनी 3 प्रकार की होती है, लिखो। नंबर 1, एक व्यक्ति वाली कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी। धारा 262, 262 कैसे लिखते हैं, ऐसे 262, ब्रैकेट जरूर बनाना, नहीं तो 262 हो जाएगा, है ना। धारा 262 में तो वो 262 पढ़ा जाएगा। धारा 262 के अनुसार वह कंपनी जिसका अस्तित्व, संचालन, प्रबंधन, लाभ हानि में हिस्सा केवल एक ही व्यक्ति के पास हो, उसे क्या कहते हैं, एक व्यक्ति वाली कंपनी। सब कुछ एक व्यक्ति के हाथ में। दूसरी आएगी निजी कंपनी, निजी कंपनी। देखो धारा 268, धारा 268, धारा 268 में लिखो, लिख सकते हैं। अब कितना सरल बोला है, लेकिन ये काम का नहीं है। धारा 268 में कितना बोल रखा है, वह कंपनी जो सार्वजनिक नहीं है उसे निजी कंपनी बोला है। वह कंपनी जो क्या नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, उसे निजी कंपनी बोला है। लेकिन हमें और अच्छे से पढ़ने के लिए कि निजी कंपनी होती क्या है, तो ऐसे बोलना चाहिए कि निजी कंपनी उसे कहते हैं जिसमें मिनिमम कितने आदमी हो, 2, और अधिकतम 200। अपने अंश के स्थानांतरण पर क्या लगाती हो, रोक। और नाम क्या क्या लिखती हो, प्राइवेट लिमिटेड। और
इससे जो प्रदत्त पूंजी है वो कम से कम कितनी लाख हो, 1 लाख। वो कौन सी पूंजी, कौन सी कंपनी कहलाएगी, निजी। फिर तीसरी है पूंजी, तीसरी कंपनी है, लिखो सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी 271, सार्वजनिक कंपनी 271, देखो वह कंपनी, अब इसमें सीधी परिभाषा बोले तो ये है, वह कंपनी जो निजी नहीं है, वह कंपनी जो क्या नहीं है, निजी। लेकिन ये बात तो परिभाषा की है, लेकिन बोलना क्या है, वह कंपनी जिसके कम से कम 7 सदस्य, अधिकतम की कोई सीमा न हो, अंशों के स्थानांतरण पर रोक न लगाती हो, नाम के आगे लिमिटेड लिखी हो और प्रदत्त पूंजी कम से कम 5 लाख हो, उसे कौन सी कंपनी बोला गया है, सार्वजनिक कंपनी। ये कंपनी के हो गए प्रकार। कितनी का प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन सी होती है, एक व्यक्ति वाली कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, और उनके बारे में मैंने बता दिया। कोई ये पूछ ले निजी कंपनी किसके जैसे काम करती है, तो निजी कंपनी करती है, सॉरी, एक व्यक्ति वाली कंपनी कैसे काम करती है, तो एक व्यक्ति वाली कंपनी करती है निजी कंपनी के जैसे काम। यानी एक्चुअल में कंपनी तो दो ही होती है, निजी या सार्वजनिक, लेकिन एक नया नाम दे दिया, एक व्यक्ति वाली कंपनी होती, वो निजी है। नेक्स्ट कंपनी के प्रकार एक बार और है, और वो है दायित्व के आधार पर। तो जब बोला जाए ना दायित्व के आधार पर, तो ही दायित्व का आधार बोलना है, नहीं तो दायित्व का आधार नहीं बोलना है। दायित्व के आधार पर प्रकार, दायित्व के आधार पर क्या कंपनी के प्रकार होंगे, तो दायित्व के आधार पर भी कंपनी को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अंशों द्वारा सीमित, दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित, और तीसरा है असीमित दायित्व वाली कंपनी। ये 3 नाम, अब इनको समझा देता हूं। अंशों द्वारा सीमित, जिसमें अंशधारियों का दायित्व केवल अंशों की राशि चुकाना ही हो, वो अंशों द्वारा सीमित। गारंटी द्वारा सीमित, जिसमें अंशधारी कंपनी को कुछ राशि या एक निश्चित राशि तक की गारंटी प्रदान कर देता है कि इतने रुपए तक का दायित्व मैं वहन कर लूंगा, तो वो गारंटी द्वारा सीमित। और असीमित का मतलब है जब अंशधारियों का दायित्व की कोई सीमा नहीं हो, यानी वो अपनी निजी संपत्ति से भी कंपनी के दायित्व चुकाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, असीमित दायित्व वाली कंपनी। ठीक है, ये इसके प्रकार हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंश पूंजी। अंश पूंजी, अंश पूंजी, अंश पूंजी क्या होती है, तो इसमें दो चीजें एक निकल के आएंगी, एक तो अंश क्या होते हैं और एक अंश पूंजी क्या होती है। तो सुनो, पहले अंश क्या होते हैं। अंश का मतलब शेयर, जब इश्यू ऑफ शेयर करेंगे ना, अंश का मतलब ही क्या होता है, अंश पूंजी में क्या बोलते हैं, शेयर होते हैं। तो अंश पूंजी यानी अंश क्या है, कंपनी की संपूर्ण पूंजी। कंपनी की संपूर्ण पूंजी निर्धारित टुकड़ों में बटी होती है, उसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। कंपनी की संपूर्ण पूंजी निर्धारित टुकड़ों में बटी होती है, उसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, नगद 1 लाख रुपए, तो निर्धारित टुकड़ों में बटे हुए, मेरे पास 1 लाख रुपए तो है नहीं, ऐसा कोई बड़ा सा नोट ले आगे समझ रहा है 1 लाख, 100 के, 500 के, 2-2 हजार के, तो वो निर्धारित टुकड़े क्या कहलाते हैं, नोट। और उन नोट का टोटल कितना हो सकता है, 1 लाख। ऐसे कंपनी की संपूर्ण पूंजी निर्धारित टुकड़ों में बटी होती है, और वो टुकड़ा क्या कहलाता है, जैसे अपना नोट है, वो टुकड़ा क्या कहलाता है, अंश। और उस अंशों का सामूहिक रूप ही क्या कहलाता है, अंश पूंजी। जैसे कोई कंपनी कहते मेरे पास 100 रुपए वाले 10,000 अंश है, 100 रुपए वाले कितने अंश है, तो उसकी अंश पूंजी कितनी हुई, हम कहेंगे तेरी अंश पूंजी 10 लाख, तो रुपए के 10,000 अंश
मैंने 10,000 को कर दिया 100 से गुणा, टोटल 10 लाख, यानी उसकी पूंजी 10 लाख। तो उसकी संपूर्ण पूंजी निर्धारित टुकड़े में बची होती है। टुकड़ा क्या कहलाता है? अंश। और वो अंश की पूंजी क्या कहलाती है? अंश पूंजी। आया समझ में? तो ये अंश पूंजी है और इसी में हमने अंश भी पढ़ा। तो यहाँ तक कंपनी के लेखे हमने पढ़े हैं। उसके बाद आगे जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ तक कोई टॉपिक में कोई डाउट है तो वो पूछो। कंपनी का अर्थ पढ़ा, कंपनी किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ी अधिनियम के तहत, उसकी 4 विशेषताएं, उसके प्रकार जो 3 होते हैं, दायित्व के आधार पर प्रकार जो 3 होते हैं, अंश पूंजी क्या होती है, ये सब इम्पोर्टेंट है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक नई टॉपिक करते हैं, इसको कंप्लीट साफ करते हैं, नेक्स्ट बात पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंश के प्रकार। अंश के प्रकार। अंश कितने प्रकार के होते हैं? तो अंश याद रखना कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समता अंश, इंग्लिश नाम याद रखना इक्विटी शेयर। ठीक है, इंग्लिश में तो इक्विटी लिखना है। दूसरा है पूर्वाधिकार, प्रेफरेंस शेयर। ये 2 अंश होते हैं। अंश और कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। समता अंश किसे कहते हैं? तो वे अंश, पहले पूर्वाधिकार की बात करते हैं। पूर्व अधिकार नाम से स्पष्ट है, जिसको पहले अधिकार हो, जिसको क्या अधिकार हो? पहले अधिकार हो, पूर्वाधिकार। ठीक है ना, जिसको पहले अधिकार, वो कौन सा अंश हो जाएगा? पूर्वाधिकार। अब पूर्वाधिकार यानी पहले अधिकार किस चीज का अधिकार लेगा? लाभ का या पूंजी प्राप्ति का। तो वे अंश जो पहले लाभ लेते हैं, पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, वो कौन से अंश? पूर्वाधिकार, पहले अधिकार। वे अंश जो बाद में लाभ लेते हैं, बाद में पूंजी लेते हैं, उन्हें कौन से अंश बोलेंगे? समता अंश। ठीक है, ये तो इनके नाम है। अब पूर्वाधिकार को वापस में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पूर्वाधिकार के खुद के प्रकार हैं। पूर्वाधिकार के क्या है? खुद के प्रकार। एक सेकंड में पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। पूर्वाधिकार अंश, जिसको पहले अधिकार प्राप्त है, लाभ लेने का भी और पूंजी लेने का भी। इसके खुद के प्रकार हो रहे हैं, उन प्रकारों को बताता हूं। पहला प्रकार है परिवर्तनीय व अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार। जो समता में बदलते हैं वो परिवर्तनीय, जो समता में नहीं बदलते वो अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार। दूसरा है अवशिष्ट भागी अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार। अवशिष्ट भागी और अनावशिष्ट भागी वे पूर्वाधिकार अंश जो लाभ में हिस्सा लेते हैं, परंतु कंपनी के अत्यधिक लाभों में भी भाग लेने का अधिकार रखते हैं। अवशिष्ट भागी भाग लूंगा। अनावशिष्ट भागी जो लाभ लेते हैं परंतु अत्यधिक भाग लाभ में भाग लेने का अधिकार नहीं रखते, वो अनावशिष्ट भागी। तीसरा शोधनीय अशोधनीय। तो वे पूर्वाधिकार अंश जिनका शोधन हो जाएगा कंपनी के जीवन काल में। जीवन काल का मतलब है पैसे वापस हो जाएंगे 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद, उसे शोधनीय। और जिनके पैसे वापस नहीं होंगे वो अशोधनीय।
नॉर्मली अशोधनीय ऋण पत्र जारी, अशोधनीय पूर्वाधिकार जारी नहीं होते। और एक आपका है अंशों में कौन सा, संचयी तथा असंचयी पूर्वाधिकार। तो संचय और असंचय में क्या है, संचयी का मतलब है वे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें प्रत्येक वर्ष लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी वर्ष हानि हो जाए तो उस वर्ष का लाभ कब प्राप्त होगा, आगामी वर्षों में प्राप्त हो जाएगा। तो संचयी पूर्वाधिकार, वे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें प्रत्येक वर्ष लाभ प्राप्त होता है परंतु किसी वर्ष हानि हो जाए तो उस वर्ष का लाभ आगामी वर्ष में प्राप्त है। संचित, ठीक है ना, यानी जिनका पैसा संचित हो सकता है, नहीं मिलेगा तो संचित हो जाएगा, तो संचय पूर्वाधिकार, और जिनका संचित नहीं होगा वो असंचय पूर्वाधिकार कहलाएंगे। ठीक है ना, ये तो ये इसके प्रकार हैं। उसके बाद कई बार इसमें क्षमता के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बता देते हैं। क्षमता अंशधारी क्या होते हैं, जो पूर्वाधिकार के तो बाद लाभ लेते हैं, बाद में पूंजी देते हैं। कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और मत देने का क्या रखते हैं, अधिकार, मत देने का क्या रखते हैं, अधिकार। इसके बाद इनमें अंतर और पूछा जाता है, तो क्या अब अंतर निकल सकता है, अंतर निकल सकता है। क्या अंतर है, लाभ कौन लेगा पहले, बाद में क्षमता, यानी बहुत बढ़िया, पहले पूर्वाधिकार और बाद में क्षमता। समापन पर पूंजी पहले कौन लेगा, पूर्वाधिकार, फिर, बहुत शानदार, मत देने का अधिकार कौन रखता है, क्षमता, कौन नहीं रखता, पूर्वाधिकार। वास्तविक स्वामी कौन होते हैं, क्षमता, कौन नहीं होते, पूर्वाधिकार। कंपनी के संचालन में भाग कौन लेगा, क्षमता, कौन नहीं लेगा, परिवर्तन नहीं है, कौन हो सकता है, जबकि क्षमता परिवर्तन नहीं हो सकता। आप लोगों ने पूर्वाधिकार में पढ़ा ना, परिवर्तनीय, परिवर्तित हो सकते हैं। शोधनीय पूर्वाधिकार हो सकता है, क्षमता शोधनीय नहीं हो सकता। क्यों, अगर मालिक का ही पैसा दे दोगे तो फर्म क्या हो जाएगी, मालिकों का पैसा कहाँ मिलेगा, औरों का पैसा मिलेगा। तो ये इसके क्या हो गए, अंतर हो गए। तो इस तरीके से ये अंतर समाप्त। नेक्स्ट इसके अंदर है अंश पूंजी के प्रकार। अंश पूंजी के प्रकार, खुद अंश पूंजी जो हमने पढ़ी ना, कंपनी की संपूर्ण पूंजी निर्धारित टुकड़ों में बटी होती है, प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाता है, अंश, और अंशों का सामूहिक रूप ही क्या कहलाता है, अंश पूंजी। अब अंश पूंजी के प्रकार क्या हैं, तो अंश पूंजी के प्रकार हैं, पहला है अधिकृत पूंजी, वह पूंजी जिसे कंपनी जारी रखने का क्या करती है, अधिकार रखती है। कौन सी पूंजी रहती है, अधिकृत पूंजी। निर्मित पूंजी, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में जारी कर दिया गया है, कौन सी पूंजी कहलाएगी, निर्मित पूंजी। नेक्स्ट है प्रार्थित पूंजी, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गए, जिसके लिए क्या प्राप्त हो गए, प्रार्थना, आपने जनता में जारी किए तो प्रार्थना पत्र आनी चाहिए ना, तो प्रार्थना पत्र जिसके प्राप्त हो गए वो कौन सी पूंजी हो गई, प्रार्थित पूंजी। चौथी आएगी मांगी गई पूंजी, ठीक है ना। तो मांगी गई पूंजी कौन सी होती है, यदि आपके अंश टुकड़ों में जारी हैं तो टुकड़े आप क्या करोगे, मांगोगे। जैसे आपकी फीस टुकड़ों में ली जाती है ना, तो आपकी फीस मांगी जाती है। वैसे अगर आपके अंश टुकड़ों में होंगे तो आपके क्या मांगे जाएंगे, अंश के पैसे मांगे जाएंगे। तो मांगना ही कौन सी पूंजी रहता है, मांगी गई पूंजी। फिर आता है प्रदत्त पूंजी, तो मांगी गई पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा चुका दिया गया है, मांगी गई पूंजी का वह भाग जो किसके द्वारा चुका दिया गया है, जनता द्वारा। कौन सी पूंजी जाएगी, प्रदत्त पूंजी। और नेक्स्ट है हमारी संचित पूंजी। संचित पूंजी कौन सी हो जाएगी, कि आपकी जो अंश है टुकड़ों में जारी है, किसमें जारी है, कई बार कंपनी क्या होता है, लास्ट का जो टुकड़ा होता है, जैसे आपका अंश 10 रुपए का है तो 2, 3, 2, लास्ट का जो 2 रुपए वो कंपनी मांगती नहीं, समापन पर मांगेगी, तो वो कौन सी पूंजी हो जाएगी, संचित पूंजी। ठीक है ना, तो इस तरीके से कंपनी के पूंजी के क्या हुए प्रकार समाप्त हुए। तो आज हमारे जो टॉपिक हमने आज क्लियर किए वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक क्लियर किए हैं।
उनको सभी आप अच्छे से पढ़ो और याद रखो। अगले इन 3 दिनों में आपको अपने बोर्ड के फॉर्म सबमिट करवाने हैं। मैं ऑनलाइन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो वीडियो देखे वो समझ जाएगी। अपना बोर्ड का जो फॉर्म है उसकी प्रक्रिया सबमिट करवाएं ताकि संगत से भी साफ हों। दीपावली आराम से बनाओ, खुशी से बनाओ और अपने फॉर्म को एक विशेष डेट को अपना सबमिट करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं नहीं आपको सभी को पता है, वो भी बता देते हैं। 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 2 फोटो और जिसके कंप्यूटर नहीं है उसको तो 6.5 और जिसके कंप्यूटर है उसको 7.5, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोड का एक्स्ट्रा लगता है। और जैसे जिसके इकोनॉमिक्स है उसको 750 रुपये लगने हैं और जिसके इकोनॉमिक्स नहीं है कंप्यूटर है उसको 750 लगने हैं। वो अपनी निर्धारित शुल्क जो भी है प्रक्रिया स्कूल में आए, पंकज जी से मिलें और अपने फॉर्म को फिलअप करवाएं। तो बहुत जल्द इस फॉर्म को फिलअप कराओ। ऐसे नहीं देखो कि 16 तारीख है, 17 तारीख लास्ट डेट है। अभी देखो हाल ही में मैच 3 दिन बंद हो जाएगा, 6, 7, 8। अचानक कोई भी कंडीशन हमारे राजस्थान में भी ऐसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, कभी भी कोई भी चीज़ लागू हो सकती है। तो उस चीज़ को बचने का एक ही तरीका है, जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करो और सो जाओ। जैसी कंडीशनें हैं देखो, स्कूल खुलेगी सितंबर में, सितंबर के अक्टूबर भी गया और नवंबर में तो कॉन्फ्रेंस खुलनी है, 15 नवंबर भी गया। तो कंडीशनें नहीं पता क्या, लेकिन ये निश्चित है कि पेपर कन्फर्म होंगे, क्योंकि अब तो हम कोरोना में जीना सीख गए। जब हम जीना नहीं सीखते थे खुश रहें